आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माझीवाला। कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान, अध्याय 8 कार्बन एवं उसके यौगिक, भाग 7। मैं जितेंद्र गहलोत। बहुलक। जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर एक उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखला युक्त बड़ी अणु का निर्माण करते हैं, उसे बहुलक कहते हैं एवं इस प्रक्रिया को बहुलीकरण का नाम देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे घरों में बनने वाली मोतियों की माला, जब एक एक मोती को पिरोया जाता है तो उस एक मोती को एक लक माना जा सकता है और इन छोटे छोटे भागों से मिलकर एक माला का निर्माण अर्थात एक बहुलक का निर्माण होता है। इसी प्रकार हमारे रसायन विज्ञान में भी कई छोटे छोटे रासायनिक सूत्र आपस में मिलकर एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं। इन छोटे छोटे अणुओं को एकलक के नाम से अर्थात मोनोमेरिक के नाम से जाना जाता है। बहुलकों को मुख्यतः में दो श्रेणियों में बांटा गया: प्राकृतिक बहुलक व संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक होते हैं जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, जिनमें वहीं संश्लेषित बहुलक मानव द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं से निर्मित किए जाते हैं। सर्वप्रथम प्राकृतिक बहुलक में हम पढ़ेंगे ऐसा बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होता है, जैसे कि प्राकृतिक रबड़, स्टार्च, सेल्यूलोज, रेंजिन आदि। जिसमें प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो ये एक वृक्ष से द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जिसे रबड़ सीर या लेटेक्स के नाम से जाना जाता है। यह सामान्यतः प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है, उसी का एक रूप होता है। अब यदि आप यहाँ ध्यान देंगे तो इसको ऐसे याद रखना संभव नहीं होगा, तो आप इसे वैज्ञानिक विधि से एक नाम भी दे सकते हैं। इसका नाम होगा 2 मैथिल यानी दूसरे, देखो श्रृंखला 1, 2, 3 और 4, क्योंकि पीछे से गिनेंगे तो प्रतिस्थापित समूह दूर आ जाएगा, तो आगे से ही गिना जाएगा। तो 2 मैथिल 1,3 डाई मैथ। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कि 2 मैथिल ब्यूट 1,3 डाई इन, क्योंकि प्रोपीन। तो इसी प्रकार इन यौगिकों के आपस में जब n अणु यानी n अलग अलग मोती लिए थे और इनको सब एक साथ जोड़ने पर, यानी यहाँ पे n अणु अलग अलग है और यहाँ नीचे n लिखा, यानी एक समूह के रूप में होता है। तो यहाँ पर दोनों के ही द्विबंध टूटकर इनमें से एक बंध बीच में अपने इलेक्ट्रॉन को प्रदान करेगा, अर्थात अपने इलेक्ट्रॉन को साझे के लिए देगा। तो इसने अपने द्विबंध को आगे प्रस्तावित कर दिया और इस प्रकार ये बॉन्ड आगे की तरफ जुड़ने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार ये छोटे छोटे यौगिक मिलकर एक पॉली आइसोप्रीन अर्थात प्राकृतिक रबड़ की बहुलक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसका सामान्य नाम आइसोप्रीन, वहीं वैज्ञानिक नाम प्राकृतिक रबड़ अर्थात पॉली आइसोप्रीन। इस लेटेक्स में एसिटिक अम्लों को मिलाकर इसे ठोस में भी बदला जा सकता है और इस प्रकार प्राप्त रबड़ अत्यंत ही प्रत्यास्थ और कम तनन सामर्थ्यता वाले होते हैं। इसे परिष्कृत उत्पाद नहीं बनाए जाते, इसलिए इसकी तनन सामर्थ्यता को बढ़ाने के लिए और इसकी प्रत्यास्थत्व को बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर को मिलाया जाता है और इस क्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। जब सल्फर को मिलाकर इसे गर्म किया जाएगा तो इस प्रकार रबड़ कम घिसने वाला, मजबूत व कठोर अप्रत्यास्थ रबड़ प्राप्त होंगे। वहीं संश्लेषित बहुलक, मानव निर्मित बहुलक, कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक, इनके कई विभिन्न नाम हैं, अर्थात मानव निर्मित बहुलक, कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक। इसे कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रबड़ आदि। कृत्रिम रेशों में जैसे नायलॉन 66,
टेरिलिन, रेयॉन आदि आज के समय के सबसे मुख्य उदाहरण हैं। नायलॉन 66 एडिपिक अम्ल अर्थात CH2CH2 4COH प्लस NH2CH2 6NH2 अर्थात एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिल डाइअमीन। इन दोनों यौगिकों को जब जोड़ा जाता है तो उसके मध्य के दोनों ही यौगिक जल के अणु का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार विपरीत रूप से भी यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु मिलकर जड़ का निर्माण करेंगे और शेष श्रृंखला सेम ही रूप से जैसे C डबल बॉन्ड O CH2 4 फिर C डबल बॉन्ड O फिर उसके बाद बीच का अणु हट गया तो NH फिर CH2C6 और फिर NH। इस प्रकार नायलॉन 66 परमाणु का निर्माण होगा अर्थात नायलॉन 66 एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिल डाइअमीन के द्वारा निर्मित होता है और इसकी संख्या के N परमाणु जल के अणुओं का निर्माण भी होता है। ऐसे N अणु मिलकर ये कार्य करते हैं, इसलिए N का संकेत नीचे की तरफ लिखा गया। वहीं इसके निर्माण के लिए ऐसे N अणुओं का उपयोग किया गया, इसलिए इसको यहाँ पर N के रूप में लिखा गया। नायलॉन 66 का उपयोग मशीनों में गियर, बेरिंग बनाने में, टायर, कपड़े, रेशे व रस्सियाँ, ब्रश आदि बनाने में किया जाता है। टेरिलिन ये एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरेथिक अम्ल अर्थात टेरेथिक एसिड की संघनन अर्थात इसे गर्म कर पुनः ठंडा करने पर इसका निर्माण होता है। इसे डेक्रॉन भी कहा जाता है। टेरेथिक अम्ल का फॉर्मूले में COOH बेंजीन COOH समूह, जहाँ CH2OH अर्थात CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल अर्थात जब टेरेथिक अम्ल को एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ मिलाकर संघनित किया जाता है तो पॉलीएथिलीन टेरेथक बहुलक अर्थात यहाँ पर भी इधर से H और अंतिम परमाणु से OH दोनों ही मिलकर अभिक्रिया करते हैं। अब यहाँ पे इसको बीच में से ये देख सकते हैं, ये HOH ये रासायनिक अभिक्रिया में अणु का अर्थात परमाणु का निर्माण करते हैं। यहाँ से आप OH ले लीजिए तो पीछे से H ले लीजिए। ये डिपेंड करता है आप किस यौगिक से क्या उठाते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं पूरा OH ले लेता हूँ तो पीछे से एक H अणु आ गया, वहीं बीच में से भी एक OH अणु में ले लेता हूँ। इस प्रकार दो जल के अणुओं का निर्माण होगा और शेष अणु भाग मिलकर पॉलीएथिलीन टेरेथिक बहुलक का निर्माण करेंगे। इसका उपयोग कपड़े, नार्वों की पॉल, बेल्ट, चुंबकीय टेप, फिल्म आदि बनाने में किया जाता है। रेयॉन कागज सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर साफ कर प्राप्त किया जाता है। इसे कार्बन डाइसल्फाइड अर्थात CH2S में घोलकर सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त किया जाता है। अतः सर्वप्रथम जितने भी कागज होंगे उन कागज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से भिगोकर साफ किया जाएगा। जब कागज सेल्यूलोज में भीगकर साफ हो जाएंगे, उनके रंगों की स्याही अर्थात उसके ऊपर प्रयुक्त स्याही सब जब हट जाती है तो उसे कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर सेल्यूलोज का विलयन बनाया जाता है। इस विलयन को महीन छिद्र में प्रवाहित करने पर ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में छोटे छोटे रेशों का निर्माण करता है और ये रेयॉन के महीन रेशे चमकदार रेशों में बदल जाते हैं, जिसका उपयोग वस्त्र, धागे और दरिया बनाने में किया जाता है। पॉलीथीन एथीन, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एथीन का अणु मिलेगा। इस एथीन के अणु में हम इसको ध्यान से दें तो जब एथीन के अणु को उच्च ताप पर और दाब पर जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकृत किया जाता है तो पॉलीथीन का निर्माण होता है। यह एक लचीला व मजबूत प्लास्टिक होता है जो कि आप यहाँ ध्यान से देखेंगे जो द्विबंध है, ये द्विबंध टूटने के कारण एक बंध इस तरफ और एक बंध इस तरफ निर्मित होता है और ये N परमाणु की श्रृंखला यहाँ उपस्थित होगी अर्थात ये N अणु मिलकर इसका निर्माण
करते हैं। एथीन पॉलीथीन का उपयोग थैलियाँ, चाचे में डली हुई वस्तुआं, पाइप और ट्यूब बनाने में किया जाता है। शेष प्लास्टिक यौगिकों का भी उपयोग एथीन से ही होता है, बस सशर्त वहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर एक प्रतिस्थापित समूह क्लोरीन या ब्रोमीन या साइनाइड CN आदि का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम अगले भागों में पढ़ेंगे कि जैसे एथेन, अगला रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ पर एक हाइड्रोजन समूह के हटते ही यहाँ पे क्लोरीन उपस्थित हो गया, तो फॉर्मूला तो वही है CH2 और CH2। अब एक हाइड्रोजन हटने की वजह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन के स्थान पर एक क्लोरीन आ गया, तो रासायनिक सूत्र में कोई अधिक बदलाव नहीं होता है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया CH2CHCl। तो यहाँ पे पॉलीविनाइल, तो पहला तो नाम था विनाइल क्लोराइड, और ऐसे ही परमाणु जब बहुलीकृत कारक एक से अधिक अणुओं की संख्या में जुड़ गए तो इसे बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका निर्माण विनाइल क्लोराइड तथा CH2 डबल बॉन्ड CHCl से होता है। इसका उपयोग पाइप, जूते, चप्पल, थैले, बरसाती कपड़े, खिलौने, फोनोग्राम की सुई, फोनोग्राम रिकॉर्ड, विद्युत रोधी परतें आदि बनाने में भी किया जाता है। वहीं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल क्लोरीन के स्थान पर साइनाइड प्रतिस्थापित का उपयोग करके पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण किया जाता है। यह विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, अर्थात उस हाइड्रोजन के स्थान पर अब किसका उपयोग होने लगा, साइनाइड का। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर साइनाइड प्रतिस्थापी का उपयोग हुआ, तो अगले ही समूह में यहाँ पर पुनः साइनाइड बन गया, अर्थात ये भी एथीन के साइनाइड बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका नाम फिनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल है, और इसी के संयुक्त रूप को पॉलीविनाइल साइनाइड अर्थात पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः स्वेटर, ऊन जैसे तंतु अर्थात जैसे तकिया, गद्दे आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। वहीं पॉलीस्टाइरीन में ये विनाइल बेंजीन स्टाइरीन के बहुलीकरण से प्राप्त होती है। यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पर प्रतिस्थापी के रूप में बेंजीन आकर जुड़ता है, और बेंजीन के ही बहुलीकरण के यौगिकों से स्टाइरीन के स्थान पर पॉलीस्टाइरीन यौगिकों का निर्माण होता है, जिसका उपयोग चाय के कप, बोतलों के ढक्कन, रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स, दीवारों की टाइल्स, पैकिंग सामग्री आदि बनाने में काम आ जाता है। वहीं संश्लेषित रबड़ ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरीन से निर्मित ब्यूटाडाइन एवं एक्रिलोनाइट्राइल से निर्मित होता है। इसलिए 2,3-डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित करने पर एक रबड़ जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे ब्यूना नाम दिया गया। ये ब्यूटाडाइन तथा Na सोडियम उत्प्रेरक को प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग तेल की टंकियाँ, टायर, ट्यूब, वहीं चिकित्सा के उपकरण, पेट्रोल के नल, जूतों के तले आदि बनाने के लिए इन संश्लेषित रबड़ का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। मैं जितेंद्र गहलोत। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त।